नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज सुबह रेडियो पर गाने सुनते हुए पुरानी गीतमाला कार्यक्रम में यह गीत बजा। गाना सुनकर विकास को आनंद आया तो विकास ने उसे गुनगुनाना शुरू कर दिया। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह सुना गाना कई दिनों तक हमारे ज़हन में गूंजता रहता है और हम उसे अवसर पाते ही गुनगुनाते रहते हैं। और यही हुआ था विकास के साथ। ये गीत जैसे उसके लिए थीम सॉन्ग सा हो गया था। विकास ने कुछ दिन हुए घर बदला था और आजकल वो जिस जगह रहता था वह घर शहर के बाहरी हिस्से में था, जहां पहले शायद खेत हुआ करते थे और अब शहर के विस्तार के साथ वहां प्लैटिंग होकर घर बनने लगे थे। जगह अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। विकास की कॉलोनी भी पूरी बनकर तैयार नहीं हुई थी। अधिकांश मकान अधूरे थे। यह किराया भी अन्य जगहों से कम था। खैर, विकास तो अकेले रहता था और उसे अधिकतर अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहना पड़ता था। मगर फिर भी उसने एक बात नोट की थी कि उसके घर के सामने एक पुराना बड़ा सा मकान था, जिसे मकानदा कहकर हवेली कहना ज्यादा उपयुक्त था। शायद वे लोग बरसों से वहां रहते थे और उन्होंने बिल्डर को अपना मकान नहीं दिया था। वह मकान पुरानी जमींदारी के जमाने की हवेली जैसा था। उसमें बीच में खुली जगह थी, चारों ओर कमरे बने थे, बड़ा सा मुख्य द्वार था और ऊपर सिर्फ एक कमरा बना था जिसकी खिड़की हमेशा विकास को बंद मिलती थी। उस कमरे में कोई रहता हो ऐसा शुरू में तो विकास को नहीं लगा था, मगर एक दिन रात लगभग 12 बजे जब वो किसी दोस्त के घर से पार्टी करके लौट रहा था, तब उस खिड़की की दरारों से छनकर आती रोशनी ने उसका ध्यान खींचा। खिड़की तो यथावत बंद थी, मगर उस कमरे में निश्चित रूप से कोई था। उसने उस खिड़की के अपारदर्शी कांच पर एक पारदर्शी सी परछाई भी देखी। देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ कि किसी की परछाई पारदर्शी कैसे हो सकती है। फिर उसने कंधे उचकाए और खुद से बोला, अरे यार, परछाई पारदर्शी हो या अपारदर्शी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो अपने घर आ गया। घर आकर उसने कपड़े बदले और पानी पीकर सो गया। अगले कुछ दिनों तक वो शहर से बाहर रहा। फिर जब लौट कर आया तो उसे खिड़की यथावत बंद मिली। उस दिन इतवार था। वो अपने घर के बरामदे में बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसने किसी को उस घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते देखा। वह एक लगभग 45-50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति था जो अपनी ही धुन में चला जा रहा था। उस घर से आज पहली बार किसी को उसने निकलते देखा था। वैसे उसे खुद भी आज से पहले इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि वो उधर नजर रखता। उसने सोचा, आज इस व्यक्ति से पहचान बढ़ाई जाए, आखिर पड़ोसी है वो उसका। उसने अपनी चाय जल्दी से खत्म की और उस व्यक्ति की ओर चल पड़ा। उस व्यक्ति को मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए विकास के घर के सामने से गुजरना पड़ता था। विकास अपने गेट पर खड़ा हो गया और जब वो व्यक्ति उसके गेट के सामने आया तो उसने नमस्कार भाई साहब की आवाज लगाई। वो व्यक्ति थोड़ा चौंका, फिर विकास को सामने देखकर उसने भी नमस्कार कहा और आगे बढ़ने लगा तो विकास ने टोका, एक मिनट भाई साहब, मैं इस कॉलोनी में नया आया हूं। आज आपको देखा तो सोचा परिचय कर लिया जाए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे? इस बहाने हम एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित भी हो लेंगे। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर कुछ सोचकर उसने हामी भर दी। विकास ने उसे बरामदे में ही बिठाया और अपने पास रखी केतली में से दोनों के लिए चाय उड़ेली और कप उसकी ओर बढ़ाया। उसने कप लेकर औपचारिक धन्यवाद कहा और वे दोनों बातें करने लगे। विकास ने अपना नाम बताया और अपने काम के बारे में भी बताया। वह व्यक्ति संक्षिप्त रूप से हो करता रहा। उसने अपना नाम ठाकुर वीरेंद्र सिंह बताया और कहा, इस घर में सिर्फ वह और उसकी पत्नी ही रहते हैं। विकास थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इतने बड़े घर में सिर्फ 2 प्राणी ही रहते हैं। खैर, वह व्यक्ति ज्यादा बात न कर जल्दी से चाय खत्म कर उठा और विकास से विदा लेकर चल दिया।
विकास को उसके बारे में ज्यादा कुछ झात नहीं हो सका। उस दिन के बाद विकास फिर अपनी व्यस्त दिनचर्या में खो गया। लगभग 15 दिन बाद एक रात फिर देर से लौटते हुए उसे उस बंद खिड़की के पीछे से रोशनी झांकती नजर आई। आज उसने गौर से देखने की सोची और आज भी उसे खिड़की पर वो पारदर्शी परछाई नजर आई। उसे विश्वास हो गया कि पारदर्शी परछाई उसकी आंखों का भ्रम नहीं है, मगर वो परछाई एक 22-23 साल की नवयुवती की लग रही थी, जबकि जो व्यक्ति उसे उस रोज मिला था उसकी उम्र के हिसाब से उसकी पत्नी की उम्र कम से कम 40-45 वर्ष होनी चाहिए थी। अचानक खिड़की में से रोशनी दिखना बंद हो गई। विकास का दिमाग इस उलझन को सुलझा नहीं पा रहा था। खैर, वो अपने घर आ गया और कपड़े बदलकर सो गया। अगले दिन फिर उसकी छुट्टी थी। वो नुक्कड़ की दुकान पर सुबह नाश्ता करने चला गया। वहां कॉलोनी के ही 2-4 लोग बैठे थे। चाय की चुस्कियां लेते हुए वे आपस में जो बात कर रहे थे उन्हें सुनकर विकास के कान खड़े हो गए, क्योंकि बात उस बंद खिड़की के बारे में ही हो रही थी। वे आपस में कल रात खिड़की पर दिखी हलचल पर ही चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा, भाई आजकल तो वीरेंद्र की लड़की का उत्पात कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। पिछले 15-20 दिनों में 2-3 बार उसके कमरे में हलचल दिखाई दी है। ऐसा न हो कि उसकी टेढ़ी नजर हमारे परिवार पर पड़ जाए, फिर तो यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। विकास ने उनके पास पहुंचकर उनकी बातें सुनना शुरू किया तो उसकी समझ में आया कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह की बेटी के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। कुछ देर तक बातें करके वो लोग अपनी चाय खत्म कर वहां से चल दिए, मगर विकास को उनकी बातों से इतना पता चल गया कि वीरेंद्र सिंह की लड़की या तो उस कमरे में कैद है या कुछ ऐसी बात है कि उसके क्रियाकलापों से सब डरते हैं। उनके जाने के बाद उसने चाय वाले से पूछा, रामदयाल भैया, ये लोग किस उत्पात की बात कर रहे थे? ठाकुर वीरेंद्र सिंह की बेटी क्या उस कमरे में कैद है? सुनकर रामदयाल फुसफुसाकर बोला, अरे बाबूजी, अभी आप इस कॉलोनी में नए आए हो, इसलिए आपको कुछ पता नहीं है। ठाकुर साहब की बेटी के बारे में ऐसा सवाल यहां खुलेआम कोई नहीं करता। अगर ठाकुर साहब को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। विकास बोला, ऐसी भी क्या बात है भैया? रामदयाल ने आसपास देखा, फिर धीरे से बोला, बाबूजी, ठाकुर वीरेंद्र सिंह के परदादा इस इलाके के जमींदार हुआ करते थे। ये आसपास का सारा इलाका उनकी जागीर था। धीरे धीरे उनके बेटों और पोतों के बीच जमीन का बंटवारा होते होते परिवार की मिल्कियत वाली जमीन घटती चली गई और आखिर ठाकुर साहब के हिस्से में इस कॉलोनी की जमीन ही रह गई। यहां उन्होंने बिल्डर को कॉलोनी बनाने की इजाजत दे दी तो इस कॉलोनी का निर्माण हुआ। ये कोई 5 बरस पहले की बात है। ठाकुर वीरेंद्र सिंह की इकलौती लड़की रूपक कुंवर जो कॉलेज में पढ़ती थी, उसका किसी विजातीय लड़के से प्रेम हो गया। आजकल तो ये आम बात है, मगर ठाकुर साहब तो पक्के ठाकुर हैं। उन्हें जब बेटी के प्रेम का पता चला तो उन्होंने उसे समझाया, मगर कहते हैं ना, प्रेम अंधा होता है। सो रूपक कुंवर भी आखिर ठाकुर की बेटी थी। अपनी जिद पर अड़ी रही। ठाकुर साहब ने उसका कॉलेज जाना बंद करा दिया और उसे उस कमरे में बंद कर दिया जिसका जिक्र अभी वे लोग कर रहे थे। लड़की ने बगावत कर दी, खाना पीना छोड़ दिया और कमरा भी अंदर से बंद कर लिया। ठाकुर साहब ने भी जिद पकड़ ली कि वे बेटी के सामने झुकेंगे नहीं। इधर ठाकुर साहब की पत्नी रतन कुंवर तो आखिर मां थी। वह बेटी के कमरे के बाहर रोती रहती, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। पति के आगे वे भी बेबस थी। देखते देखते 3 दिन गुजर गए। आखिर रतन कुंवर ने पति से मिन्नतें करके कमरे का दरवाजा बाहर से खुलवाने के बाद बेटी से बार बार दरवाजा खोलने की मनुहर की तो थोड़ी देर में बेटी ने दरवाजा खोला। उसकी हालत देखकर मां सहम गई। चेहरा बिल्कुल काला सा पड़ गया था। आंखों के नीचे काले धब्बे उभर आए थे। साफ दिखता था कि इन 3 दिनों में वो सिर्फ रोती रही है। मां उसे देखकर आगे बढ़ी और उसके गले लगकर फफक कर रो पड़ी। बेटी भी रो पड़ी और रोते रोते मां के आगोश में ही लुढ़क गई। दरअसल 3 दिनों से उसने अन्न तो छोड़िए, पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। शरीर में पानी की कमी होने से उस पर बेहोशी तारी हो गई थी। मां ने घबराकर ठाकुर साहब को आवाज लगाई तो उन्होंने आकर जब बेटी की ऐसी हालत देखी तो तुरंत डॉक्टर को फोन लगाकर घर आने को कहा।
डॉक्टर को आने में लगभग आधा घंटा समय लग गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपा कुंवर इस संसार को छोड़कर जा चुकी थी। घर में कोहराम मच गया। ठाकुर साहब तो बेटी का शव देखकर एकदम सदमे से गुमसुम हो गए। उनकी पत्नी का रो रोकर बुरा हाल हो गया। किसी तरह नौकरों से खबर पाकर पड़ोसी आए और उन्होंने ठाकुर साहब को संभाला। डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगाकर सुला दिया और सभी संस्कार उनके चचेरे भाई ने संपन्न कराया। मृत्यु पश्चात के कर्मकांड समाप्त होने के एक हफ्ते बाद सभी रिश्तेदार धीरे धीरे चले गए। ठाकुर साहब थोड़ा स्वस्थ तो हुए, मगर उन्होंने बिल्कुल बोलना ही बंद कर दिया था। वे घर से निकलते ही नहीं थे। उनकी पत्नी ने उन्हें जबरदस्ती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार किया और लगभग 1 माह विभिन्न स्थानों पर लेकर घूमी तो वे काफी हद तक सामान्य हो गए। उन्होंने रूपकुंवर का कमरा अच्छी तरह साफ करवाकर उस पर एक मोटा ताला जड़ दिया और निर्देश दिया कि अब यह कमरा कभी न खोला जाए। लौटने के बाद ठाकुर साहब धीरे धीरे सभी कामों में सामान्य रूप से रुचि लेने लगे और उनके स्वभाव में भी अड़ियलपन खत्म हो गया। इधर हर महीने उस तिथि को जिस दिन रूपा कुंवर की मृत्यु हुई थी, उस रात लगभग 1:30-2 बजे उसके कमरे की लाइट स्वयं ही जल उठती है और कमरे में हलचल सी महसूस होती है। पहल तो ठाकुर साहब ने इसे अपना वहम समझा, मगर लगातार 2 महीने उसी तिथि को वैसी ही हरकत होने पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें टोका तो उनका भी माथा ठनका। इधर जब तीसरे महीने भी वैसा ही हुआ तो हवेली के नौकरों के माध्यम से खबर बाहर आने लगी और यहां के रहवासियों ने भी अगले महीने इसी तरह की हलचल उस कमरे में महसूस की। साफ लगता था कमरे में कोई है जो चहलकदमी कर रहा है। ठाकुर साहब ने आसपास के कुछ गुनिया ओझा भी बुलवाए, उन सब ने कोशिश की, मगर कमरा अंदर से मजबूती से बंद होने से कोई भी उसे बाहर से खोलने में सफल नहीं हो सका आज तक। इधर कुछ दिनों से अक्सर उस कमरे में हलचल बढ़ गई है। लगभग हर दूसरे तीसरे दिन कमरे की लाइट जल जाती है और अब तो देर रात कुछ डरावनी आवाजें भी आ लगी है। ठाकुर साहब बहुत परेशान हैं, मगर वे तो बिल्कुल बेबस है। विकास ने सारी बात सुनी और फिर विचार करने लगा कि इस बारे में क्या कुछ किया जा सकता है। सोचते हुए उसे याद आया कि उसके एक मित्र के बड़े भाई साह पराविज्ञान में महारत रखते हैं। उसने उनसे सलाह लेने की सोची। इस विचार के आने के बाद उसने शाम को ठाकुर साहब से मिलकर पहले इस काम के लिए अनुमति लेना आवश्यक समझा। शाम को वो जल्दी आ गया और सीधे ठाकुर साहब की हवेली में पहुंचकर उसने दरवाजे की कालबेल का स्विच दबाया। दरवाजा एक नौकर ने खोला और प्रश्नवाचक दृष्टि से विकास को देखा। विकास ने कहा, ठाकुर साहब से कहो आपके पड़ोसी विकास आए हैं। नौकर सर हिलाकर अंदर चला गया और तुरंत लौटकर विकास को आदर सहित एक सुसज्जित ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया और अब से बोला, आप बैठिए, ठाकुर साहब अभी आते हैं। विकास एक सोफे पर बैठ गया। उसने आसपास मुआयना किया तो पाया पूरा ड्राइंग रूम अत्यंत सुघड़ता से सजाया गया था। चारों तरफ वैभव और आभिजात्य बिखरा हुआ था। देखकर ही समझ आता था कि ठाकुर साहब किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। थोड़ी देर में नौकर पानी और चाय रख गया। उसके पीछे ही ठाकुर साहब भी आकर बैठ गए और उन्होंने विकास के अभिवादन का उत्तर देते हुए आग्रहपूर्वक उसे चाय पेश की। दोनों चाय की चुस्कियों के बीच बात करते रहे। औपचारिक बातें करते हुए विकास ने ठाकुर साहब से कहा, मैं आपसे एक निवेदन कर अनुमति लेने आया हूं। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं अपने परिचित एक जानकार को आपकी बेटी के कमरे तक लाना चाहता हूं। वे कोई ओझा गुणिया नहीं है, वे स्वयं विज्ञान के छात्र रहे हैं और उन्हें पराविज्ञान में काफी निपुणता प्राप्त है। ठाकुर साहब सोच में पड़ गए तो विकास बोला, देखिए, उनके आने की किसी को खबर नहीं होगी। मैं उन्हें साथ लेकर सीधे आपकी हवेली आ जाऊंगा। ठाकुर साहब ने सोचने के लिए 1 दिन का समय मांगा। विकास उनसे विदा लेकर लौट आया। ठाकुर साहब ने इस विषय में अपनी पत्नी से सलाह की तो उसने भी सहमति देते हुए कहा, हम सभी तरह के उपाय तो अपनी ओर से कर चुके हैं। ये लड़का खुद से होकर हमारी मदद को आया है। शायद भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं। ठाकुर साहब ने काफी सोचकर अगले दिन विकास को मिलने जाने का तय कर लिया। उन्होंने सोचा कि मेरे काम के लिए वह खुद होकर आया था, अतः अब मुझे ही उसे जाकर अपनी सहमति देना उचित है।
वे अगली सुबह लगभग 8:30 बजे ही विकास के घर के सामने थे। उन्होंने कालबेल बजानी चाहिए तो अंदर से विकास बरामदे की ओर ही आता दिखा। उसने ठाकुर साहब को देखकर उनका अभिवादन किया और आदर सहित अंदर ले आया। ठाकुर साहब ने कुर्सी पर बैठते हुए उसे अपनी सहमति से अवगत करा दिया तो उसने उनके सामने ही अपने मित्र के भाई साहब को फोन लगाया। उधर से जवाब मिलने पर औपचारिक अभिवादन के पश्चात उसने उन्हें यहां की घटनाओं से अवगत कराया और यहां आकर इस मामले में मदद करने का निवेदन किया। उधर से उन्होंने कुछ कहा तो विकास ने कहा, ठाकुर साहब मेरे पास ही है, आप उनसे ही पूछ लीजिए। ठाकुर साहब ने उन्हें प्रारंभिक जानकारी दी तो उन्होंने 2 दिन बाद आने का वादा किया। 2 दिन बाद शनिवार था और उसके बाद 2 दिन के अंतराल से फिर 3 लगातार दिन छुट्टी थी, इसलिए किसी के भी काम का हर्ज नहीं होता। ठाकुर साहब ने सहमति दे दी और उनसे अपनी हवेली में ही ठहरने का निवेदन किया ताकि बात बाहर न जाए, तो उधर से उन्होंने भी सहमति दे दी। 2 दिन बाद उनका आगमन हुआ। विकास खुद उन्हें लेने स्टेशन पहुंचा था, साथ में ठाकुर साहब भी थे। ट्रेन आते ही विकास ने AC सेकंड के सामने आकर उतरने वाले यात्रियों को देखना शुरू किया। अंतिम यात्री के रूप में वे उतरे जिन्हें लेने ये लोग आए थे। विकास उन्हें देखते ही लपक कर उनके पास पहुंचा और चरण स्पर्श कर बोला, प्रणाम भाई साहब। फिर ठाकुर साहब से परिचय करवाते हुए बोला, ठाकुर साहब आप हैं मेरे पूज्य सत्येंद्र भाई साहब। ठाकुर साहब ने अभिवादन में हाथ जोड़े तो सत्येंद्र ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। ठाकुर साहब ने उनकी अगवानी की और उन्हें अपने साथ लेकर बाहर की ओर चल पड़े। पीछे विकास भी उनका बैग उठाकर साथ हो लिया। सब लोग हवेली पहुंचे तो ठाकुर साहब ने आवाज देकर नौकर को बुलाया और सत्येंद्र जी का सामान उनके ठहरने के कमरे में ले जाने को कहा। फिर सभी लोग बैठक में आ गए। तुरंत एक नौकर पानी लेकर आया तो सत्येंद्र ने पहले उठकर वहीं किनारे लगे वॉश बेसिन में पहले जाकर साबुन से हाथ धोया, फिर आकर पानी पिया। इतने में चाय और नाश्ता भी आ गया। औपचारिक बातों के बीच नाश्ता पूरा हुआ तो ठाकुर साहब ने सत्येंद्र से कहा, आप थोड़ा आराम कर ले, फिर हम बैठकर आगे के लिए बातें करते हैं। सत्येंद्र ने हामी भरते हुए कहा, मैं आधे घंटे में नहाकर फुर्सत हो जाऊंगा, फिर हम सब बातें करते हैं। ये कहकर वो उठे तो ठाकुर साहब के इशारे पर नौकर उन्हें उनके कमरे में छोड़ आया। सत्येंद्र ने अपने कमरे में आकर पहले सफर की थकान मिटाने के लिए स्नान करने की तैयारी की। नहा धोकर तैयार होने में उन्हें लगभग आधे घंटे का वक्त लगा। इतने में उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उनके सामने हवेली का नौकर चाय ट्रे में लेकर खड़ा था। उन्होंने चाय का प्याला ले लिया और ठाकुर साहब को खबर भेजी कि वे तैयार है। इधर ठाकुर साहब और विकास तो बैठक में ही बैठे हुए थे, सो ठाकुर साहब ने उन्हें वहीं आने का बुलावा भेज दिया। सत्येंद्र जी आकर सोफे पर बैठे और उन्होंने ठाकुर साहब से सारा वृत्तांत संक्षेप में सुनाने को कहा। ठाकुर साहब ने मर्माहत स्वर में पूरा विवरण उन्हें सुनाया। अपनी बात समाप्त करते हुए वे अपने आंसू न रोक सके और रोते हुए बोले, मैं आज तक स्वयं को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानता हूं। मेरी अवांछित जिद मेरी बेटी की दुश्मन बन गई। दरवाजे की आड़ में खड़ी ठकुराइन भी आंसू नहीं रोक पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। सत्येंद्र ने उन्हें बैठक में बुलाने की इजाजत ठाकुर साहब से मांगी तो उन्होंने स्वयं उठकर पत्नी को अपने साथ लाकर अपने बाजू में बैठाया। सत्येंद्र ने उन्हें दिलासा देने का प्रयास किया और समझाया कि देखिए, आप दोनों इस प्रकार रोते रहेंगे तो आपकी बेटी को भी कष्ट होगा। हमें इस समय अपनी तकलीफ भूलकर उसकी मुक्ति का मार्ग ढूंढना होगा, जिससे वो इस तकलीफ देह हालात से निकलकर सुकून पा सके। ठाकुर साहब ने खुद को भी संभाला और ठकुराइन को भी समझाने लगे। थोड़ी देर में दोनों काफी संयत हो गए तो सत्येंद्र ने ठाकुर साहब की अनुमति से ठकुराइन से उनकी बेटी से संबंधित कुछ अंतरंग प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए एकांत में बात करने का निवेदन किया। ठकुराइन कुछ सकुचाई तो ठाकुर साहब ने स्वयं उन्हें समझाकर उन दोनों को बगल के कमरे में भेज दिया। सत्येंद्र ने उनकी बेटी की दिनचर्या और उसके घर पर रहने के दौरान उसकी मुख्य आदतों के बारे में जानकारी चाहिए और बेटी के पुरुष मित्र के बारे में कुछ सवाल किए। फिर वे दोनों बाहर बैठक में वापस आ गए।
सत्येंद्र ने ठाकुर साहब से बेटी का कमरा दिखाने को कहा तो वे उन्हें साथ लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़े। विकास और ठकुराइन ने साथ चलना चाहा तो सत्येंद्र ने रोक दिया। वे विकास से बोले, तुम यही ठहरो और सावधान रहना। विकास चौकन्ना होकर सोफे पर ही बैठ गया। ठकुराइन भी अपने स्थान पर बैठ गई। सत्येंद्र और ठाकुर साहब ऊपर कमरे के सामने पहुंचे तो एक जगह ठिठक कर सत्येंद्र ने पूछा, बेटी क्या ज्यादातर इस जगह पर ही रहती थी? ठाकुर साहब ने चौंक कर हामी भरी और बोले, वो जब भी ऊपर आती तो इसी जगह पर कुर्सी डालकर घंटों बैठा करती थी। सत्येंद्र ने उस जगह का अच्छी तरह मुआयना किया, फिर आगे कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर वे अचानक लड़खड़ाए, मगर उन्होंने पास ही लगे एक पाइप को मजबूती से पकड़कर खुद को संभाला। ठाकुर साहब बोले, क्या बात है, आप ठीक तो हैं? सत्येंद्र ने मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए सिर्फ सर हिलाकर हामी भरी। ठाकुर साहब थोड़ा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। थोड़ी देर वहां रुककर वे लोग नीचे वापस आ गए। सोफे पर बैठते हुए सत्येंद्र ने विकास से पूछा कि इस बीच उसे कुछ अजीब सा महसूस तो नहीं हुआ? विकास थोड़ा हड़बड़ाया और बोला, भाई साहब, मुझे एक बार जरूर ऐसा लगा कि आसपास कोई मंडरा रहा है, मगर मैंने उसे अपना भ्रम मानकर उसे अनदेखा कर दिया। अब आपने पूछा तो याद आया। सुनकर सत्येंद्र थोड़ा गंभीर होकर बोले, ठाकुर साहब, इस पूरे घर में आपकी बेटी की आत्मा मंडराती रहती है, मगर घबराने की बात नहीं है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, बस उसकी अतृप्त आत्मा की इच्छा हमें जानकर पूरी करना है, वह मुक्त हो जाएगी। ठाकुर साहब ने सत्येंद्र से पूछा, एक बात पूछे, बुरा मत मानिएगा, दरअसल हम तांत्रिक क्रियाओं पर विश्वास नहीं करते हैं। आप क्या तंत्र विद्या से इस समस्या का हल खोजना चाहते हैं? सत्येंद्र ने मुस्कुराकर कहा, घबराए नहीं ठाकुर साहब, मैं कोई तांत्रिक क्रिया नहीं करूंगा। मुझे मेरे गुरु जी ने कुछ मंत्र सिखाए हैं, उनका सात्विक उपयोग मैं ऐसे कामों में कर सकता हूं। मैं नहीं जानता कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, मगर कोशिश करने में हर्ज नहीं है। सत्येंद्र ये बातें कर रहे थे, तभी नौकर सबके लिए चाय ले आया। चाय पीते हुए ठकुराइन ने सत्येंद्र से अनुनय करते हुए कहा कि भैया, आप हमारी बेटी की मुक्ति का प्रबंध करो, जितना पैसा लगेगा मैं देने को तैयार हूं। बेचारी जीते जी तो सुखी नहीं हो सकी, कम से कम अब तो उसकी आत्मा को शांति मिले। सत्येंद्र ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, बहन जी, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं पैसों के लिए ये सब नहीं करता। मुझे मेरे गुरुदेव ने कुछ शक्तियां प्रदान की है, बस उन्हीं के द्वारा मैं इस प्रकार के मामलों में कोशिश करता हूं। आप चिंता न करें, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा। ठाकुर साहब ने भी अपनी ठकरास की ऐंठ छोड़कर सत्येंद्र से ऐसा ही निवेदन किया। सत्येंद्र ने उनसे बेटी की एक बड़ी साइज की फोटो लाने को कहा तो ठाकुर साहब के कहने से ठकुराइन अपने कमरे से एक पोस्टर साइज की फोटो ले आई। सत्येंद्र ने ठाकुर साहब से ऊपर वाला कमरा खुलवाने को कहा तो वे किंकर्तव्य विमूढ़ सब खड़े रह गए। सत्येंद्र ने पूछा, क्या बात है ठाकुर साहब, आप ऐसे जड़वत क्यों खड़े हैं? अरे उस कमरे को खुलवाइए ताकि मैं अपनी विधि प्रारंभ कर सकूं। ठाकुर साहब थोड़ा संकोच एवं हिचकिचाहट से बोले, दरअसल बात यह है कि एक रात जब कमरे में हलचल हो रही थी तो मैंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया। ताला खोलकर जैसे ही मैंने हैंडल पकड़कर दरवाजे को धक्का देना चाहा, एक खटके की आवाज के साथ अंदर की कुंडी लग गई और तब से आज तक उस दरवाजे को हम खोल नहीं सके हैं। सुनकर सत्येंद्र ने एक क्षण कुछ सोचा, फिर आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा लगा ली। 5 मिनट बाद उन्होंने आंखें खोली और ठाकुर साहब से बोले, आप दरवाजे के सामने एक चौकी पर यह फोटो रखवाने का इंतजाम कीजिए और एक दिया तथा 5-6 पैकेट चंदन, गुलाब और मोंगरा अगरबत्ती के बुलवा लीजिए। बेटी का उपयोग किया कोई भी वस्त्र और एक प्लेट उसकी पसंद की मिठाई तथा 2 कप चाय भी चौकी के सामने सजाकर रखवा दीजिए। सारा इंतजाम करने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। उसके बाद सत्येंद्र जी ने खुद 1 कप चाय पी और उन्होंने विकास से ऊपर जाकर सारी व्यवस्था चेक करके आने को कहा। विकास ने ऊपर जाकर सारी व्यवस्था का अवलोकन किया और आकर बताया कि सब ठीक तरह से रखा जा चुका है। सत्येंद्र जी ने ठाकुर साहब से अपने साथ आने को कहा और बोले,
आप कुछ भी देख अथवा कैसी भी आवाज सुने, चाहे चीख हो, चाहे रोने की हो, चाहे डरावनी हंसी हो, आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना है। और जब मैं इशारा करूं तो आप ठकुराइन जी को ऊपर बुला लीजिएगा। उन्हें भी बिल्कुल शांत रहना होगा। कृपया ध्यान रखें, जैसा मैंने कहा वैसा ही करें, अन्यथा मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सत्येंद्र जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उन्होंने इशारे से उनको कमरे में आने को कहा। कमरे में पहुंचकर ठकुराइन ने कहा, सोच ले, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, वरना हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। ठाकुर साहब बोले, लड़के में इल्म है, मैंने ऊपर महसूस किया है, क्योंकि उसने कुछ ऐसी बातें मुझसे कही हैं जिन्हें मेरे तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। ठकुराइन ने थोड़ा चिंतित स्वर में सहमति हेतु हामी भर दी। ठाकुर साहब बाहर आ गए तो सत्येंद्र ने कहा, ठाकुर साहब, पूरी क्रिया के दौरान अगर बेटी ने उस लड़के को बुलाने की जिद की तो आप क्या करेंगे? क्योंकि उस समय हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। ठाकुर साहब सोच में पड़ गए तो ठकुराइन ने समझाया कि देखिए, एक बार अपनी जिद में आप बेटी को खो चुके हैं, अब उसकी मुक्ति के लिए अपनी जिद छोड़कर उस लड़के को बुलाने से यदि बेटी का उद्धार हो सकता है तो हर्ज क्या है? कौन हम उससे रिश्तेदारी बनाने जा रहे हैं? ठाकुर साहब ने कुछ पल सोचा और फिर दृढ़ता से बोले, बेटी की खातिर में झुकने को तैयार हूं। सत्येंद्र ने पूछा, उसका कोई अता पता है आपके पास? ठाकुर साहब बोले, हां, वो इसी बस्ती में रहता है और आजकल कॉलेज में पढ़ाता है। दरअसल बेटी के जाने के बावजूद उसकी मौत का दोषी मैं इस लड़के को ही मानता हूं, इसलिए उस पर हमेशा मेरी नजर बनी हुई है। मैं उसे सबक सिखाने की फिराक में था, मगर यदि उसकी मदद से मेरी बेटी का उद्धार हो सकता है तो मैं भी उसे माफ कर दूंगा। सत्येंद्र ने ठाकुर साहब से उसे बुलवाने को कहा तो उन्होंने एक नौकर को उसे बुलाने भेज दिया। उसके आने तक सत्येंद्र शांति से बैठ गए। वे एकाग्रता से मन ही मन अपने गुरु का स्मरण करते रहे। आधे घंटे में नौकर उस नौजवान को साथ लेकर आ गया तो ठाकुर साहब ने उसे बैठने को कहा। वह सकुचाते हुए सोफे पर बैठ गया तो सत्येंद्र ने उसे प्रारंभिक जानकारी देकर आवश्यक होने पर मदद हेतु कहा। उसने कहा कि रूप के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूं। आप जैसा कहेंगे मैं करने का तैयार हूं। सबको नीचे ठहरने को कहकर सत्येंद्र, ठाकुर साहब और विकास को साथ लेकर ऊपर के कमरे की ओर चल पड़े। विकास ने जिस कॉलोनी में मकान लिया था वहां ठाकुर साहब की हवेली में कुछ अनोखी हलचल से उसे उत्सुकता हुई तो ठाकुर साहब से मिलकर उसने उस कमरे में भटक रही उनकी बेटी की आत्मा की मुक्ति हेतु अपने मित्र के बड़े भाई सत्येंद्र जी को बुलवाया और सत्येंद्र जी ने ठाकुर साहब के घर आकर इस बाबत आवश्यक तैयारी करके अपना कार्य आरंभ किया। सत्येंद्र जी के साथ ठाकुर साहब और विकास ऊपर के कमरे के सामने पहुंचे तो सत्येंद्र ने जैसे कहा था उसी प्रकार से फोटो चौकी पर जमा दी गई थी। चौकी के ऊपर एक दीपक और अगरबत्ती के पैकेट भी रखे हुए थे और सामने एक स्टूल भी जमा दिया गया था ताकि मिठाई और चाय इत्यादि रखी जा सके। एक ट्रे में रूपा कुंवर का कपड़ा भी रख दिया गया था। सारा इंतजाम देखकर सत्येंद्र जी ने संतुष्टि से सर हिलाया और बोले, ठाकुर साहब, अब मैं अपनी क्रियाओं को शुरू करने जा रहा हूं। एक बार फिर याद दिला दूं, कोई भी असामान्य बात हो तो कृपया शांत रहिएगा, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसा अनुभव करेंगे, विकास को कुछ समझ नहीं आएगा। ठाकुर साहब ने सहमति में सर हिलाया। अब सत्येंद्र जी सबसे पहले चौकी के सामने पद्मासन लगाकर बैठे और उन्होंने फोटो के समक्ष दीपक जलाकर फिर खुशबूदार अगरबत्ती सुलगाई और चौकी के चारों कोनों में खोस दी। वातावरण खुशबू से गमक उठा। उन्होंने ट्रे से रूपा कुंवर का वस्त्र उठाया और उसे अपनी आंखों से लगाकर उसे फोटो के सामने जमाया। फिर हाथ जोड़कर कुछ मंत्र पाठ किया। उसके बाद उन्होंने कुछ अगरबत्तियां सुलगाकर ठाकुर साहब की ओर बढ़ाई और इशारे से दरवाजे के ऊपर खोसने के लिए कहा। ठाकुर साहब ने अगरबत्तियां दरवाजे के ऊपर लगा दी। अब सत्येंद्र जी ने ठाकुर साहब को अपने बाजू में बैठने का इशारा किया। वे बैठ गए तो सत्येंद्र जी ने अंगूठा ऊपर करके
अपना कार्य प्रारंभ करने का संकेत दिया और आंखें मूंद कर ध्यान में लग गए। सारा वातावरण अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। लगभग 7-8 मिनट तक कहीं कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई, मगर फिर अचानक ठाकुर साहब को एक जोरदार अट्टहास सुनाई दिया जो भयानक सा लग रहा था, जबकि विकास निर्विकार सा बैठा था क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लगभग आधे मिनट में ही अट्टहास की जगह करुण क्रंदन ने ले ली और ठाकुर साहब को स्पष्ट रूप कुंवर की आवाज सुनाई देने लगी। वो बड़े कातर स्वर में उनसे प्रार्थना कर रही थी, पापा, मुझे इस आदमी से बचा लो, ये मुझे जलाकर राख कर देगा। ठाकुर साहब उसकी कातर आवाज से पिघलने लगे थे। उन्होंने सत्येंद्र जी की ओर देखा तो पाया कि वो अपने मंत्र पाठ में व्यस्त है। तुरंत उन्हें सत्येंद्र जी की बात याद आ गई और वे संयत होकर बैठ गए। थोड़ी देर में क्रंदन रुक गया और उसके स्थान पर रूप की गर्जना गूंज उठी। उसने ठाकुर साहब को चेतावनी दी कि पापा, अगर आपने इसे नहीं रोका तो मैं इसे अभी मार डालूंगी। ठाकुर साहब ने घूमकर अपने चारों ओर देखा तो विकास को निर्विकार देखकर उन्हें फिर याद आ गया कि यह भ्रम है। बस वे सारी आवाजों को अनसुना कर बैठ गए। अचानक हवा तेजी से चलने लगी, दिए की लौ जोरों से थरथराने लगी और ऐसा लगने लगा कि अभी दीपक बुझ जाएगा। ठाकुर साहब घबराए और उन्होंने उठकर दिए की लौ को हाथों से ढांपने की सोची, मगर उन्हें सत्येंद्र जी ने आंखें बंद किए हुए ही हाथ के इशारे से बैठ जाने को कहा, तो वे जैसे नींद से जागे और अपने स्थान पर वापस बैठ गए। अब सत्येंद्र जी ने आंखें खोली। उनकी आंखों को देखकर ठाकुर साहब और विकास दोनों घबरा उठे। उनकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और उनसे एक अलौकिक सा तेज निकल रहा था। उन्होंने विकास को ठकुराइन को बुलाने का इशारा किया। वो तुरंत उठकर नीचे गया और ठकुराइन को साथ ले आया। सत्येंद्र जी ने उन्हें ठाकुर साहब के बाजू में बैठने का इशारा किया। वे बैठ गई तो सत्येंद्र जी गंभीर स्वर में बोले, ठकुराइन साहिबा, आपको दिल को कठोर करके एक काम करना है। ठकुराइन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्हें देखा तो वे बोले, आपको इस तस्वीर को चौकी से उठाकर इस दीपक की लौ में तपाना है। आपके ऐसा करने पर आपको और ठाकुर साहब को रूप कुंवर की चीखें सुनाई देंगी, जैसे उसे ही आग में तपाया जा रहा हो। मगर आप दोनों को ध्यान रखना होगा कि यह सब छलावा है। आप तस्वीर को तब तक तपाएंगी जब तक उसमें आग लगने का एहसास न हो। ऐसा होते ही आपको चीखें सुनाई देना बंद हो जाएगा और आप तस्वीर को वापस रख दीजिएगा। तस्वीर को कुछ नुकसान नहीं होगा। ठकुराइन ने कहा। वे तैयार हैं तो सत्येंद्र जी ने उन्हें तस्वीर उठाने का इशारा किया और पुनः मंत्र जाप करने बैठ गए। ठकुराइन की तस्वीर उठाते ही उन्हें एक चीख सुनाई दी। फिर एक अदृश्य स्वर उनके कान में आया, मां, मुझे मत जलाना। ये ढोंगी मुझे जलाकर राख करना चाहता है, मगर मैं तो सिर्फ आप लोगों के साथ रहना चाहती हूं। मैं वादा करती हूं कि अब कभी मेरे कमरे में हलचल नहीं होगी। सुनकर ठकुराइन थोड़ा संवेदनशील हो उठी, मगर ठाकुर साहब ने मन कड़ा करके उन्हें इशारा किया तो वे किसी तरह तस्वीर को लेकर दिए की लौ की ओर बढ़ी। पीछे से बेटी का क्रंदन कुछ और तेज हो उठा और साथ ही ठकुराइन को महसूस होने लगा कि कोई उन्हें पीछे खींच रहा है। वे किसी तरह आगे को बढ़ी और उन्होंने तस्वीर को हल्के से दिए कि लौ के सामने लगाया। तस्वीर दीपक की आंच में चमक उठी और उसकी आंच में धीरे धीरे गर्म होने लगी। जैसे जैसे तस्वीर गर्म हो रही थी, चीखें भी उसी अनुपात में तेज होती जा रही थी। आखिर तस्वीर की गर्मी ने असर दिखाया और रूपा कुंवर के कमरे के दरवाजे की अंदर से बंद कुंडी के खुलने की आवाज आई तो सत्येंद्र जी ने ठकुराइन को तस्वीर को वापस चौकी पर रख देने का इशारा किया। ठकुराइन ने तस्वीर को वापस जमा दिया। अब रूप की आवाज आई, मां, मैंने कमरा आप लोगों के लिए खोल दिया है। अब मुझ पर दया करो। इस आदमी को पूजा खत्म करने को बोलो, वरना मैं जलकर राख हो जाऊंगी। यह सुनकर ठकुराइन का मन पिघल गया। उन्होंने आगे बढ़कर सत्येंद्र जी के सामने जल रहे दीपक को बुझाने का प्रयास किया, मगर ठाकुर साहब ने उनकी हरकत देख ली और झपट कर उन्हें ऐसा करने से रोका। ठकुराइन फपक कर रो पड़ी और बोली, मुझे नहीं करानी ऐसी पूजा जिससे मेरी बेटी की आत्मा को कष्ट हो। ठाकुर साहब ने उन्हें समझाया कि ये सब भ्रम बेटी की आत्मा सिर्फ इसलिए फैला रही है
ताकि वो अनंत काल तक यहां पड़ी रह सके, जबकि उसकी मुक्ति के लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं, वरना सोचो वो इसी प्रकार कष्ट पाती रहेगी। ठकुराइन को इन बातों से थोड़ी तसल्ली हुई और वे सिसकते हुए वापस अपनी जगह बैठ गई। सत्येंद्र जी ने ठाकुर साहब से रूप के कमरे का ताला बाहर से खोलने को कहा। उन्होंने उठकर ताला खोला। सत्येंद्र के इशारे पर उन्होंने दरवाजे को भीतर धकेला तो वह खुल गया। ठाकुर साहब ने आश्चर्य से सत्येंद्र जी को देखा। वे हौले से मुस्कुराए। फिर उन्होंने विकास को बोला कि नीचे बैठे रूप के पुरुष मित्र को बुला लाए। विकास उसे लेने नीचे चला गया। इधर कमरे खुलते ही रूप की अनुनय भरी आवाज ठाकुर दंपत्ति के कानों में आने लगी। वो लगातार उनसे मिन्नतें कर रही थी कि पूजा रुकवा दे, मगर ठाकुर साहब ने सख्ती से जबड़े भींच रखे थे। वे इन आवाजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। ठकुराइन थोड़ा नर्म पड़ने लगती, मगर ठाकुर साहब की ओर देखकर मन कड़ाकर बैठी रही। विकास उस युवक को ले आया। सत्येंद्र जी ने उससे नाम पूछा तो उसने दीपक बताया। सत्येंद्र जी ने उसे समझाया कि उसे रूप के उस वस्त्र को जब वे इशारा करे उठाकर रूप के कमरे में ले जाना होगा। वो बिल्कुल न घबराए। रूप की आत्मा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दीपक ने सहमति में सर हिलाया तो सत्येंद्र जी ने आंख बंद कर कुछ मंत्र पढ़े और रूप के वस्त्र को उठाकर उसके चारों ओर अगरबत्ती का धुआं दिखाया। फिर उन्होंने उसे दीपक की ओर बढ़ाया और उसे कमरे के अंदर जाने का इशारा किया। दीपक ने कमरे की ओर कदम बढ़ाया तो अचानक लड़खड़ा गया। ठाकुर साहब ने उसे बढ़कर सहारा देना चाहा तो सत्येंद्र ने उन्हें मना किया और बोले, खबरदार, कोई दीपक को अब छूने का प्रयास भी न करे, वरना दोनों को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना है। ठाकुर साहब ठिठक कर रुक गए। दीपक सावधानी से आगे बढ़ा। उसने रुक के कमरे में कदम रखा तो ऐसा लगा कि कोई उसके हाथ से उस वस्त्र को छीनकर ले जाना चाहता है। सत्येंद्र ने आवाज लगाई, कपड़े को हाथ से निकलने मत देना और कमरे में पड़े बिस्तर पर उस कपड़े को खोलकर बिछा दो। तुम्हें उसे बिछाने में बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत महसूस होगी, मगर रुकना नहीं। बस किसी तरह इस कपड़े को उस बिस्तर पर बिछा भर देना, फिर सारे उत्पात रुक जाएंगे। दीपक ने संभलकर आगे बढ़ना जारी रखा और धीरे धीरे बिस्तर के नजदीक पहुंचने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके पैर मन मन भर के होते प्रतीत हो रहे थे। वो अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। इधर ठकुराइन के कानों में बेटी के रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। ठकुराइन से रहा नहीं जा रहा था। आखिर उन्होंने एक बार फिर झपटकर दीपक को रोकने के लिए कदम बढ़ाए, मगर ठाकुर साहब उन पर बराबर नजर रखे थे। सो उन्होंने ठकुराइन को दौड़कर पकड़ा और झकझोरते हुए बोले, सुना नहीं तुमने कि तुम अगर अभी उस लड़के को छू भी लोगी तो तुम दोनों मुसीबत में पड़ जाओगी। ठकुराइन संभली और अपनी जगह पर आकर बैठ गई। इधर दीपक बिस्तर के नजदीक पहुंच चुका था। उसने कपड़े को खोलकर बिछाने की तैयारी कर ली थी। इतने में जैसे उस कमरे में भूचाल आ गया हो, ऐसी हलचल हुई कि दीपक गिरते गिरते बचा। किसी तरह स्वयं को संभालकर दीपक ने पूरी ताकत से उस कपड़े को बिस्तर पर बिछा दिया। उसे बिछाते ही जैसे सब कुछ बदल गया। आसपास का जो वातावरण अगरबत्ती की खुशबू से महका हुआ था, उसके स्थान पर सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई थी चारों ओर। उन लोगों का वहां पर बैठना मुहाल हो गया था। सभी नाक पर कपड़ा रखकर बदबू से बचने का प्रयास कर रहे थे। सत्येंद्र ने तुरंत वहां जल रही अगरबत्तियां बुझा डाली, जिससे बदबू का असर कम होने लगा। उन्होंने नई अगरबत्तियां जलाई तो फिर वहां का वातावरण उनकी खुशबू से महक उठा। मगर दीपक न जाने किन ख्यालों में खो गया था। वो अपने आपे में नहीं लग रहा था। वो कुछ लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर आ रहा था। विकास ने उसे आगे बढ़कर सहारा दिया। फिर सत्येंद्र की ओर देखा तो उन्होंने इशारे से उसे अपने पास लाने को कहा। विकास उसे लेकर उनके करीब आया तो उन्होंने दीपक को अपने बाजू में बैठाया और उसके हाथ में एक जलती हुई अगरबत्ती थमाकर बोले, दीपक, इस अगरबत्ती से इस फोटो के चारों कोनों में छेद कर दो। याद रहे, छेद करते समय तुम्हारे हाथ फोटो के मध्य भाग तक न पहुंचे, वरना अनर्थ हो जाएगा। और हां, कोई भी तुम्हें इस दौरान टोके तो तुम ध्यान मत देना, वरना शायद तुम खुद अपना नुकसान कर बैठोगे।
दीपक ने सावधानी से अगरबत्ती हाथ में ले ली और उसने आगे बढ़कर फोटो के एक कोने में छेद कर दिया। कुछ नहीं हुआ। उसने दूसरे कोने में भी आसानी से छेद कर दिया। फिर तीसरे कोने में छेद करने हेतु उसने हाथ बढ़ाया तो उसे ठकुराइन की आवाज सुनाई दी। वे टोक रही थी कि छेद न करे। दीपक ठिठका, मगर उसे याद आ गया कि यह मात्र भ्रम है। वो छेद करने को तत्पर हुआ तो लगा कोई उसका हाथ रोक रहा है, मगर उसने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाकर फोटो के तीसरे कोने में भी छेद कर दिया। अब सिर्फ एक कोना बाकी था। उसने अपना हाथ चौथे कोने में छेद करने को बढ़ाया तो अचानक ठाकुर साहब बिफर कर उसकी ओर लपके और जोरों से उसे चिल्लाकर बोले, रुक जाओ, तुम सब मेरी बेटी का अहित करना चाहते हो। रुक जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीपक उनकी गर्जना से हतप्रभ सा हो गया और उसका हाथ रुक गया, मगर सत्येंद्र जी ने तुरंत दीपक की ओर आंखें तरेर कर देखा तो जैसे उसका सम्मोहन टूटा। उसे याद आ गया कि उसे पहले ही सावधान किया गया था कि किसी भी आवाज पर उसे रुकना नहीं है। उसने इन सब बातों की परवाह किए बगैर फोटो के चौथे कोने में भी छेद कर दिया और पलटकर देखा तो ठाकुर साहब तो पूरी तरह निर्विकार बैठे थे। उनके चेहरे पर जरा सा भी क्रोध का निशान नहीं था। चारों कोनों में छेद होते ही वहां एक बड़ी अजीब घटना घटी। रूपा कुंवर के कमरे से कोई अदृश्य सी वस्तु बड़ी तेजी से सनसनाती हुई निकलकर उस तस्वीर में समा गई। सत्येंद्र जी ने तुरंत फोटो को अपने हाथ में उठा लिया और दीपक को बोले कि वो कमरे में बिस्तर पर बिछाया कपड़ा और चादर उठा लाए। वो झटपट जाकर दोनों चीजें ले आया तो सत्येंद्र जी ने फोटो को उस चादर में लपेटकर एक पोटली सी बनाई और उसे ठाकुर साहब को देकर बोले, इसे नदी में विसर्जित करना होगा। ठाकुर साहब ने बताया कि वहां पास ही नदी बहती है। सत्येंद्र जी ने पोटली अपने पास वापस ले ली और बोले, अब सारी समस्या दूर हो गई है। आपकी बेटी की आत्मा मुक्त हो गई है। अब वो कभी इस कमरे में नहीं आएगी। सत्येंद्र जी ने पोटली उठाई और सबको नीचे चलने को कहा। विकास से बोले कि वो नौकरों की मदद से वहां सफाई करवा दे। ठाकुर ठकुराइन और दीपक के साथ वे नीचे आए और सभी लोग सोफे पर बैठ गए। सत्येंद्र जी ने चाय की फरमाइश की तो ठाकुर साहब ने नौकर को आवाज देकर चाय और कुछ नाश्ता लाने को कहा। नौकर पहले पानी फिर चाय नाश्ता रख गया। इतने में विकास भी आ गया। सभी ने चाय पी और थोड़ा नाश्ता किया। ठाकुर साहब ने सत्येंद्र जी से सारी बात विस्तार से समझाने को कहा। सत्येंद्र ने बताया, उस दिन जब रूपा कुंवर को ठाकुर साहब ने कमरे में बंद कर दिया था तो उसने तभी ठान लिया था कि वो अन्न जल त्याग कर प्राण दे देगी। उसने उस दिन से ही कमरा अंदर से बंद कर लिया, अन्न जल त्याग कर बैठ गई और सचमुच उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसका प्रेम सच्चा था, अतः उसकी अकाल मृत्यु के फलस्वरूप उसकी अतृप्त आत्मा इस कमरे में ही रह गई और उसकी मृत्यु की तिथि को इस कमरे में उसने अपना खेल दिखाना शुरू कर दी। इसीलिए आप लोगों को उसके कमरे में एक खास दिन ही हलचल महसूस होती थी। इस बीच दीपक, जो रूप की मृत्यु के सदमे से उबर नहीं पा रहा था और इस जगह से दूर चला गया था, वो पुनः वापस लौट आया था। उसके आने की वजह से ही रूप की आत्मा ने पिछले कुछ दिनों से लगभग हर दूसरे तीसरे दिन अपनी हरकत बढ़ा दी थी। दरअसल वो आज भी दीपक के प्रेम में अंधी थी। इन दोनों ने एक दूसरे को टूट कर चाहा था। इसीलिए मैंने उसके वस्त्र को बिछाने के लिए उसे बुलाया था, क्योंकि ये काम आप में से कोई नहीं कर सकता था। जो भी कमरे में जाता वो उसे पटक कर बेहोश कर देती और उसकी फोटो के चारों कोनों को छेद करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस फोटो से जीते जी रूप को बहुत प्रेम था और मेरे आकलन के मुताबिक उसकी आत्मा को इस फोटो के माध्यम से ही बस में करना संभव था। यह कार्य भी मैंने दीपक से ही करवाया, क्योंकि वो दूसरे किसी को इस काम को करने से रोक सकती थी, मगर दीपक के सामने वो बेबस हो जाती थी। उसको उसके प्यार के हाथ से ही मुक्ति मिल सकती थी और दीपक को देखकर उसे बहुत तसल्ली हुई। इसीलिए वो बस में आ सकी और अब नदी में विसर्जन के साथ उसकी मुक्ति भी हो जाएगी। मैं ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को भी वे दीपक को ही करने की अनुमति दे। इससे यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सकेगा। ठाकुर साहब ने उठकर दीपक को गले से लगाया और आंखों में आंसू भरकर बोले,
मेरे ही झूठे अहम ने मेरी बेटी की जान ले ली। अब मैं उसकी मुक्ति में बाधा नहीं बनूंगा। सत्येंद्र जी के कहने पर सभी लोग ठाकुर साहब की गाड़ी से नदी तक पहुंचे और वहां दीपक के साथ सत्येंद्र ने मिलकर उस पोटली को नदी के बीचों बीच ले जाकर धीरे से विसर्जित कर दिया। पोटली नदी में गिरते ही सभी ने स्पष्ट शब्दों में सुना। कोई कह रहा था, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए आप सबको धन्यवाद। दीपक, मैं अगले जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगी। और मां, पिताजी, आप लोग अफसोस न करना, मैं खुश हूं। इन सत्येंद्र जी की मैं आभारी हूं जिन्होंने मुझे प्रेत योनि के असीम कष्ट से मुक्ति दिलाई। प्रकार उस बंद खिड़की के रहस्य का समाधान हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज की भयानक कहानी। उम्मीद है आपने इसे पूरा सुना और यह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल अनुराग की वाणी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आगे आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।